चलो भैया, हम लोग पढ़ रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, स्लाइड गड़बड़ होने से पढ़ नहीं पाए हम लोग। तो अगली हेडिंग है ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया। ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया यानी ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ेंगे ना। देखो होता क्या भैया, बात वही है, K2Cr2O7 डायरेक्ट क्रिया नहीं करता, क्रिया कौन करेगा? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब क्रिया होगी, ऑक्जेलिक अम्ल बोल दिए क्या? ये तो बनेगा जी, ये तो बन जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया, ठीक है ना। क्या बनेगा देखो, K2Cr2O7 पे क्रिया कराएंगे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल का प्राइस प्लस H2O प्लस 3O2 और यहां पे 4 और यहां पे 3 नहीं सॉरी 4 लगेगा, 4 4 4 3 3 3 ओ बराबर हो गया, ठीक है। और प्राप्त हुआ नवजात ऑक्सीजन क्रिया करने जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया, डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल यह कहलाता है तरीके से। जब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहां से H2 और यहां से H2 निकल जाता है और दोनों जगहों पर OH OH लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? COOH COOH और बाकी H2 H2, दो ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन इसके साथ एक ऑक्सीजन इसके साथ, टोटल कितना? 4। तो H2O H2O, तो कितना H2O? 2 H2O और बन गया ऑक्सैलिक अम्ल। क्लियर है? या इसी को एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं भैया? C2H6O2 प्लस 4O रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में लल्ला? यह हो जाता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और ये बन जाएगा C2H2O4 बन जाएगा, H2C2O4 और प्लस 2 H2O बन जाता है। तो क्या परिभाषा सिंपल सी हो जाएगी कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना? चलो परिभाषा लिखा जाए, लिख लोगे? चलो चलो भैया, अगली हेडिंग हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराएंगे। फिर वही बात भैया, वही बात होगी ना। क्या बात बनेगी भैया कि डायरेक्ट क्रिया करेगा नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड से K2Cr2O7, तो इसकी क्रिया H2SO4 से कराएंगे। बनेगा क्या? नवजात ऑक्सीजन। ये दोनों तो क्रिया करने जाएगा नहीं, बना हुआ नवजात ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से क्या करेगा? क्रिया करेगा। ऊपर देखो, सॉरी बाद में लिखना, H2S से क्रिया करेगा। सबको पता है ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन धनावेशित किसके पास जाना चाहेगा भैया? लालची आदमी माइनस वाले के पास। तो ये उठेगा यहां से, चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और जुड़कर बना लेगा H2O और रह जाएगा केवल अकेला S। S मतलब क्या होता है? गंधक बन जाएगा, यानी सल्फर बन जाएगा। कोई दिक्कत? और कोई ऐसा है जो पूछना चाहता हो? और कोई है जो इसका नाम पूछना चाहता हो? एक
होशियार लड़की पूछ रही है, बताओ। नहीं पूछेंगे सर, ये तो होंगे बैठे हुए और इसमें पूछना है, पूछना है, पता है ये बच्चा, पता है क्या, बता दो ना। हाँ है, हाँ ये कार्बोनेट, देख रहे हो, ये बैठे पड़े हैं सब होशियार होशियार चंद, ये चंडालों, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये पूरा का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब ऑक्सीजन लग गया तो नाम अलग हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट यही होता है जब एक दो दिन ना आओ ना। कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट बोलो, 3 इंच और छोड़ कर देते हैं हमें ना। मामला समझा भैया, परिभाषा क्या होगी, एक लाइन में अगर इसको लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से, तो क्या कहेंगे अंकित चतुर्वेदी, बताओ भैया। H2S का ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये जो बता रहे हैं नमवा, तब वो नहीं ध्यान में गया उन सबके कि नहीं नमवा का सर जी बता रहे हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया, जब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो गंधक तथा जल प्राप्त हो जाता है। परिभाषा लिख लोगे, उतारो रिएक्शन, परिभाषा लिख लेना। अगली हेडिंग उष्मा का प्रभाव, ये भैया अगली हेडिंग उष्मा का प्रभाव, अगली हेडिंग उष्मा का प्रभाव। अगली हेडिंग हाँ भैया, तुम्हारे घर की लाइट सही है। उष्मा का प्रभाव, ये बच्चा डोंट बतियाई। K2Cr2O7 को जब हम गर्म करते हैं, K2Cr2O7 को जब हम गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या होगा भैया, ये टूटेगा। नाम बताना, K2Cr O4 बनेगा, प्लस बन जाएगा Cr2O7 Cr2O3 और प्लस बनेगा नवजात ऑक्सीजन। नाम कौन बताएगा इसका, नाम लिखते चले भैया, पोटेशियम डाइक्रोमेटो क्रोमेट। अब ये मत करो सही, पो का लिखल गलत, पो पोटेशियम पोस्ट नहीं है, इसका नाम क्या बताओ, पोटेशियम क्रोमेट। कदम शुरू में इसी से तो बनाया गया था ये पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट और इसका नाम है क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, और यह बना नवजात ऑक्सीजन। बैलेंस करने की बात आएगी भैया, यहां पर लगा दो 2, 2 दूना के 4, तो यहां पर लगा दो भैया 2, 2 दूना के 4, पोटेशियम 4, क्रोमियम 4, 2 2 4, ऑक्सीजन 7 दूना के 14, 4 दूना के 8, 8 3 11, 11 3 14, यही ना होगा। तो सिंपल सी परिभाषा क्या, परिभाषा क्या हो जाएगी भैया कि पोटेशियम क्रोमेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्रोमेट को गर्म करने पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट क्रोमियम ऑक्साइड तथा नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। हो जाएगी परिभाषा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट क्रोमियम ऑक्साइड तथा नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। परिभाषा लिखकर उतार लो फटाफट। हेडिंग लिखा जाए, अगली हेडिंग उपयोग, उपयोग, ये बच्चा अजय बातें नहीं, उपयोग, उपयोग में पहला नंबर लिखो अल्लाह, पहला नंबर प्रबल आक्सीकारक के रूप में,
प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। अगला नंबर, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में। अगला नंबर, पोटेशियम क्रोमेट बनाने में। पोटेशियम क्रोमेट बनाने में। हो गया, बस काफी है 3 मिनट। चलो, नहीं नहीं है उसमें, ये अपने मन से सबको मत बनाते फिरो, जो भी मन करा लिखते। अरे बहुत में लिखा है तो सब में जिसमें होता है वो में लिखा जाएगा कि सभी को कर दोगे भैया काम। चलो भैया, अगला नंबर, एक बात बस समझते हैं अब हम लोग हैं। हमने एक पॉइंट छोड़ा था तुम लोगों को समझाने बताने के लिए, संक्रमण यौगिकों के रंग। तो थोड़ा गौर करते हैं। संक्रमण तत्व हम लोगों ने पूरा पढ़ा, रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक, पूरा पढ़ा। फिर उसके बाद हमने वो एफ ब्लॉक पढ़ा। एफ ब्लॉक में 2 पढ़ा हम लोगों ने, 4F और 5F, यानी कि अंतर संक्रमण पढ़ा। फिर इसमें हमने अंतर भी लिखवाया था शायद, लेंथेनाइड एटेनाइड में अंतर, प्रथम अंतर संक्रमण से द्वितीय अंतर संक्रमण से में अंतर भी हमने लिखवाया था। अंतर लिखने के बाद की बात हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट शुरू किया, पढ़ लिया। लेकिन पेपर में एक रीजन पूछता है हमसे कि बताइए कि जेडीएन पर 2+ सफेद रंग का होता है और जबकि सीयू पर 2+ नीला होता है, क्यों? ये रीजन आता है। कहता है कि एफई पर 2+ हरे रंग का है जबकि एफई पर 3+ पीले रंग का है, क्यों? 2 नंबर का कई बार रीजन रंग का पूछ दिया, तो ये कैसे क्या होगा, किस प्रकार से लिखेंगे? हाँ, अब जैसे रंग देगा तो, रंग नहीं दिया तो हम बता नहीं पाएंगे। जैसे मान लेते हैं Na पर 4+ दे दिया, क्या हमें Na पर 4+ का रंग पता है? नहीं, तो पूछेगा क्या कि जेडीएन पर 2+ तथा Na पर 2+, ठीक है ना, कि कौन रंगहीन है और कौन रंगहीन है, भेद करिए। तो सिंपल सा तो रीजन जानते हो ना, कि जिसका डी या n-1 डी में क्या पाया जाता है लल्ला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी में 1 से लेकर, ये माछी है कभी की परेशान करी पड़ी है। डी पर 1 से 9 तक अगर है, यानी कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह संक्रमण तत्व है। कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। और जैसे 10 हो गया तो संक्रमण तो कहलाएगा नहीं, वो सामान्य हो जाएगा। इसीलिए उसका रंग कोई नहीं होता, बल्कि किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, या फिर उसको कहते हैं रंग। अब यहीं पर लिखना है कि संक्रमण तत्व के रंग, संक्रमण तत्व अथवा उनके आयन के रंग, हेडिंग लिखा जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी ही आता है। संक्रमण तत्व या आयन के रंग। हो गया भैया? चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पे गौर करना, खतरनाक चीज डिस्कस किया जाएगा यहां पर। देखो हम क्या लिखने वाले, हम कहेंगे कि संक्रमण तत्व प्रायः कैसे होते भैया? ठोस। डी ब्लॉक में अगर बात करें तो Hg तो संक्रमण तत्व है नहीं, लेकिन ये Hg कैसा होता है? लिक्विड। मरकरी तो लिक्विड है ना, बाकी तो सभी सॉलिड है। और Hg तो आपको पता है, Cu, Zn, Cn, Cd और Hg, यह 5 पांडव ऐसे हैं जो कि संक्रमण तत्व नहीं है। अभी याद है कि भूल गए? इतना याद भूल गए ना? ये 5 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। याद रखो, ये पेपर का बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, हर बार आता, पूछा जाता। ये 5 संक्रमण तत्व नहीं। रीजन भैया, क्योंकि इनके वायु कोश डी में अयूनित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया। Cu पर प्लस में भी नहीं पाया था, लेकिन Cu पर 2+ में पाया जाता है। मामला समझाया ना?
वैसे यहीं पे बात लिखेंगे कि प्रायः संक्रमण तत्व ठोस एवं कलरफुल होते हैं। कलरफुल मतलब रंगीन, हम रंगीन नहीं बोले क्योंकि रंगहीन जैसा वर्ड निकलता है, ठीक है। तो कलरफुल बोले मतलब रंगीन लिखोगे, रंगीन होते हैं, ठीक है। वे तत्व जिनके n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे रंगीन यौगिक अथवा आयन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जिन तत्वों के n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता वह कैसा होता है, रंगहीन अर्थात सफेद रंग का होता है। क्लियर हुआ? चलो लिखा जा, देखो संक्रमण तत्व प्रायः, हेडिंग लिखे हो ना, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। संक्रमण तत्व प्रायः ठोस एवं रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठोस एवं रंगीन यानी कि कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। अर्थात वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, अर्थात वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर इनके n-1d अच्छा n-1d वैसे लिखा जाएगा चंडाल, n-1d ऐसे लिखेंगे। इनके n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वे तत्व अथवा यौगिक, वे तत्व अथवा यौगिक कहें या यौगिक क्या होते हैं भैया, यौगिक ही क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है ना। यौगिक प्लस आयन ऐसे लिख लेना, यौगिक या आयन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, परंतु रंगीन कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, परंतु जिनके n-1d उपकोष में, परंतु जिनके n-1d उपकोष में, n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, परंतु जिनके n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वे तत्व अथवा यौगिक, वे तत्व अथवा यौगिक कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। बातें समझ आ गई भैया? चलो अब सर जी यहां पर ओरिजिनल बात की जाएगी। क्या ओरिजिनल बात की जाएगी, समझो पूरा एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई रंग दे रहा है तो असली रीजन तो ये हमने साफ साफ बाहरी रीजन बता दिया कि n-1d में क्या पाया जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अंदर का असली रीजन क्या है, तो सुनो ये भैया बातें नहीं। तो जो कोई संक्रमण तत्व है तो जाहिर सी बात है भैया कि उसके y कोष में कौन सा कक्षक पाया जाएगा, डी। डी के कितने कक्षक, 1 2 3 4 1 5, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर करना मेरी बातों को जरा, थोड़ा सा कोरिलेट करते तुम लोगों के लाइफ से, फिर उसके बाद इसकी लाइफ पर आते हैं। ये मान लो कि भैया तुम्हारे भाई बहन पूरा परिवार है,
घर पे मामी आ गई या मासी आ गई, आने के बाद या आने के बाद वो जब घर अपने वापस जा रहे हो, तो जरा बताना क्या होता तुम्हारे अंदर। हाँ बिल्कुल, यही एक्साइटमेंट आती है। पैसे की खुशियां द्वार तक छोड़ने जाते हैं पीछे पीछे, पैसे की खुशी आती, यही नजर होता है उनके हाथों पर कि कब हाथ कहां जाए, बैग में जाए, पर्स में जाए और निकाल कर हमको दें, होता है ना। तो जाते समय उनके सभी पांचों भाई बहन के अंदर ही एक्साइटमेंट आएगा, तो एनर्जी लेवल क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, सबका बढ़ेगा ना, कि अब तो मिलेगा पैसा 1 2 3, और सभी ने मन में अपने कुछ न कुछ पैसा सोच लिया होगा, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, सभी ने अलग अलग पैसा सोचा होगा, थोड़ा समय लगेगा आज कपड़ा। तो भैया तुम्हारा एनर्जी लेवल कुछ सामान्य से ऊपर गया, लेकिन पैसा मिलने के बाद क्या हो सकता है बताओ। जिसकी इच्छा थी 100 मिले और उसको 100 से अधिक मिल गया, 200 या 500 मिल गया, तब तो उसका एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उसमें से दो जो भाई या बहन थे उनको उनके इच्छा के अनुसार ज्यादा पैसा मिल गया, तो उसका एनर्जी लेवल इससे क्या हुआ, हाई। और बाकी जो 3 थे ना, उन विचारों ने सोचा था कि इतना मिलेगा, उससे क्या मिला, कम मिल गया, तो इनका एनर्जी लेवल जो बढ़ा था कि मौसी जा रही या या मामी जा रही तो पैसा देंगी, तो उनका एनर्जी लेवल क्या हुआ भैया, कम हो गया, घट गया, बढ़ने के बजाय घट गया, जितना बढ़ा था तेजी से उतना तेजी से क्या हुआ, घट गया। लेकिन एक बात जरा देखना, इस सामान्य वाले से एनर्जी लेवल क्या होगा, 100 रुपया इच्छा किया था, मिला 50 रुपए का नोट छोटा बिंदु, तो अब बेचारी का एनर्जी लेवल क्या हुआ, ऊपर जाने के बजाय घटा, लेकिन मन में तो संतोष ना के बजाय कुछ हाँ भला कुछ तो मिला। जहां 10 दिन पानी पूरी खाते 5वें दिन खाएंगे, 5 दिन से काम चलाएंगे, तो एनर्जी लेवल सामान्य से क्या है, थोड़ा सा अधिक है। ये पूरी बातें समझ में आई, अब इसको कक्षक पर समझा रहे हैं। ये डी कक्षक है कॉपर Cu पर 2+ का, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6,3s स्क्वायर 3p 6,4s 0,3d 9 9 है, कितने इलेक्ट्रॉन, 9, 1 2 3 4 5 6 7, अरे उल्टा भर रहे थे ना, भरने का तो नियम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हालांकि आएगा हमें पता था इसलिए भरते चल रहे थे, लेकिन नियम जो है वैसे ही भरेंगे, क्या करे लल्ला, कहां कॉपी किताब के साथ खिलवाड़ कर रही है। 9, सबका एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भर गया, 2 भागों में बट गया, आप ध्यान से समझा, 2 भागों में स्प्लिट हो गया। जो नीचे एनर्जी लेवल वाला कक्षक गया 3, कौन कौन, dxy dyz और dzx को, इस कक्षक का नाम दिया जाता है T2g, इस एनर्जी लेवल को नाम दिया जाता है T2g। जो ऊपर गया इसका, इस वाले का एनर्जी लेवल जो 2 कक्षक में विभाजित हुआ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इसका नाम दिया गया Eg। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा का जो गैप है, इसको कहा जाता है डेल्टा नॉट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में CFSE, क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं। C फॉर क्रिस्टल, क्रिस्टल, F फॉर फील्ड यानी क्षेत्र, चलो क्षेत्र, S फॉर स्प्लिटिंग यानी विपाटन, E फॉर एनर्जी यानी कि ऊर्जा, क्रिस्टल, क्षेत्र, विपाटन, ऊर्जा कहते हैं। अब सुनना जरा बात हमारी ध्यान से लिया, 9 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर के पास गया, 1 2 3 4 5 6, अब नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। इसी बात को तो लेकर क्लास 11 में क्वांटम मॉडल लिखाया, उसका परमाणु मॉडल लिखाया गया, परमाणु मॉडल लिखाया गया। बोर ने क्या कहा था कि निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां जाते हैं,
निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं और जाने के लिए वो क्या करते हैं, जाने के लिए बाहर से। तो एक बार बताना भैया, इन्होंने बता दिया कि चेंज करता, काम खत्म हो गया, लेकिन इस बात को नहीं क्लियर किया उन्होंने कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेवल बदलते हैं, अगर मान लो हमें भैया सीढ़ी पर चढ़ना है, जाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, बिना ऊर्जा कम चढ़ जाएंगे क्या, कंफर्म है तो चढ़ेंगे नहीं। हमें अपने शरीर में ऊर्जा कहां से मिलती है, भोजन के द्वारा। अब भोजन जो 10 दिन से नहीं खाया वो चढ़ जाए, रेंगता हुआ जाएगा, 2 सीढ़ी चढ़ेगा तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। हमारा समझ आ रहा है ना, वही हाल यहां पर भी तो है। अगर इलेक्ट्रॉन को, गौर करना, अगर इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा लेवल में जाना है तो क्या चाहिए, रुस्तम, ऊर्जा चाहिए। क्या हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है 9.1 गुणित 10 की पावर -31 kg होता है। इतना छोटे द्रव्यमान को हम एनर्जी दे पाएंगे भला, पॉसिबल तो है नहीं कि एनर्जी हम बाहर से दे पाए। इसलिए यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए श्वेत प्रकाश से फोटॉन को ग्रहण करता है। हमें पता है सूर्य के प्रकाश में क्या आता है, फोटॉन, क्या आता है, फोटॉन। और फोटॉन को, फोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, एच न्यू, जिसको प्लांक ने कहा कि यह पैकेट्स और बंडलों के रूप में आती है, निरंतर नहीं आती, रुक रुक कर पैकेट्स और बंडलों के रूप में आती है। प्लांक ने ही इसको साबित किया था कि वो इलेक्ट्रॉन फोटॉन लेता है, इसलिए अपना एनर्जी लेवल क्या करता है, चेंज करता है। तो यह श्वेत प्रकाश से फोटॉन ग्रहण किया, तो जाहिर सी बात है भाई कि फोटॉन ले रहा है, तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7। जब ऊर्जा को ले रहा होगा तो किसी न किसी एक रंग की तरंगदैर्घ्य, क्योंकि आवृत्ति है, आवृत्ति है तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी जरूर आ रही होगी, तो किसी न किसी एक रंग की तरंगदैर्घ्य को वो क्या करेगा, अवशोषित करता है। और किसी एक रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करेगा तो उसका एक कोड बनाया गया कुछ इस तरीके से, रंग प्रदर्शन का। यही कोड याद रखना है भैया, दिख रहा है या नहीं इसमें, यह है DBG ROY, यहां पे ROY। बात क्लियर करते हुए चल रहे हैं, हमसे क्लियर करना जी। अब यह बाकी का इलेक्ट्रॉन जो कॉपर का है, यहां से ऊपर जब जंप करके जाएगा तो हमने बोला यह कैसा होता है, नीला रंग दे रहा है ना, किस रंग, अरे हाँ भैया 6 ही बनता है, यहां पे दिखाया जाता है। कैसा रंग लेगा भैया, नीला, नीला रंग दिखाई दे रहा है। अब समझना पूरी बात को, हमारी पूरी परिभाषा यहीं पर हो जाएगी। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह श्वेत प्रकाश से फोटॉन के साथ साथ, फोटॉन को तो लेता है लेकिन फोटॉन के साथ साथ किसी एक रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है, किसी एक रंग की तरंगदैर्घ्य को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और उसके पूरक या अनुरूप रंग प्रदर्शित करता है जो हमें दिखाई देता है, उसके पूरक या अनुरूप रंग प्रदर्शित करता है जो हमें देखते हैं। तो जरा बताओ कौन सा यह रंग अवशोषित कर रहा होगा ऊपर जाने के लिए, 1 2 3, बताओ जी, कौन सा यह रंग ले रहा होगा कि नीला दिखा रहा है, ब्लू का पूरक रंग कौन है, ऑरेंज, यानी नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके कौन सा रंग दिखाता है, नीला। अगर हरा दिख रहा तो कौन सा ले रहा होगा, लाल, और लाल दिख रहा तो कौन सा ग्रहण कर रहा होगा, हरे रंग की तरंगदैर्घ्य को। मामला समझ आया। अगर यहां पर यह वायलेट, भैया पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का होता है, अगर बैगनी रंग का दिख रहा है तो वह किस कलर का अवशोषित कर रहा होगा, येलो कलर का। मामला समझ में आया। तो यही रीजन यहाँ पे लिखा जाता है, इसी रीजन को, कारण जब पूछा जाएगा। पूरा मामला समझ में आया। अब सुनो ये टूटा कैसे कैसे, क्या हुआ इसकी स्टोरी कहेंगे। तो भैया अब इस एक कक्षक में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन भरने आएगा ना। अगर हम यौगिक Cu पर 2+ है यानी कि CuCl2 होगा, क्या होगा, CuCl2, तो Cl का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ना, इसी में भरेगा, इलेक्ट्रॉन भरने जाएगा। तो वही बात करें, यही वो मासी हो गए या फिर मामी हो गई जो पैसा देने वाली है। तो क्या कहेंगे भैया, सुनो परिभाषा, कहेंगे जब डी कक्षक के, जब संक्रमण तत्व के डी कक्षक के, वायु कोष डी कक्षक के पास कोई अन्य परमाणु
परमाणु या समूह जाता है तो, जुड़ने जाता है तो द्विकक्षक दो भागों में विपाटित हो जाता है। दो भाग T2G और EG में विपाटित हो जाता है, जिसमें निम्न ऊर्जा स्तर T2G और उच्च ऊर्जा स्तर EG में उसका विपाटन हो जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह श्वेत प्रकाश से फोटॉन h न्यू के साथ साथ किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है और उसके पूरक रंग या अनुरूप रंग प्रदर्शित करता है, जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है। मामला समझ में आया? जो ग्रहण किया वो हम नहीं देख सकते, उसका जो पूरक रंग हमें दिखाई देता है वही हम देखते हैं। बाकी जो ग्रहण करता है उससे कभी हम देख ही नहीं सकते। तो चलो इस बात को लिखना है, लिखा जाए। देखो, जब लाइन चेंज करके, अरे पहले लिखने के बाद बनाना है पूरा टोटल। देखो, जब संक्रमण तत्व के वाय उपकोष डी, जब संक्रमण तत्व के वाय उपकोष डी, जब संक्रमण तत्व के वाय उपकोष डी कक्षक से जुड़ने, वाय उपकोष डी कक्षक से जुड़ने कोई परमाणु या समूह जाता है तो, परमाणु या समूह जाता है तो डी कक्षक T2G तथा दो भाग, ऐसे लिखना, डी कक्षक दो भाग T2G तथा EG में विपाटित हो जाता है। T2G तथा EG में विपाटित हो जाता है। डी कक्षक दो भाग T2G तथा EG में विपाटित हो जाता है। विपाटित, बटना नहीं लिखेंगे ना, टूटना नहीं लिखा जाएगा, विपाटन लिखा जाता है। विपाटित हो जाता है, हो गया। जिसमें निम्न ऊर्जा स्तर T2G, जिसमें निम्न ऊर्जा स्तर T2G और उच्च ऊर्जा स्तर EG होता है, जिसमें निम्न ऊर्जा स्तर T2G और उच्च ऊर्जा स्तर EG होता है, और उच्च ऊर्जा स्तर EG होता है। हो गया भैया? थोड़ा फास्ट लिखो, उच्च ऊर्जा स्तर EG होता है। हो गया? खड़ी पाइए पैराग्राफ चेंज करके, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर T2G से, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर T2G से EG में, उच्च ऊर्जा स्तर EG में प्रवेश करता है तो, उच्च ऊर्जा स्तर EG में प्रवेश करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर T2G से उच्च ऊर्जा स्तर EG में प्रवेश करता है तो, प्रवेश करता है तो वह, हटान रखो भैया, उच्च ऊर्जा स्तर EG में प्रवेश करता है तो वह श्वेत प्रकाश से, फोटान, वह श्वेत प्रकाश से फोटान कोष्टक में H न्यू, वह श्वेत प्रकाश से फोटान H न्यू के साथ साथ किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को, किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को
किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। अब ये रंग कहां से आ गया? बाहर से। कहां से आ रहा है? उस श्वेत प्रकाश से ही, ठीक है ना। फोटान के साथ साथ श्वेत प्रकाश से वो क्या करता है भैया? किसी एक रंग की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है और उसके पूरक या अनुरूप रंग, उसके पूरक या अनुरूप रंग प्रदर्शित करता है। उसके पूरक या अनुरूप रंग प्रदर्शित करता है जो हमें दिखाई देता है। उसके पूरक या अनुरूप रंग प्रदर्शित करता है जो हमें क्या होता है? दिखाई देता है। बात समझ में आई भैया? किसी को समस्या? तो जितना तेज हो सके चित्र बनाओ, एक दो क्वेश्चन हल करा के मामला निपटाया जाए। क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है आया वो पेपर में, देखो जेडीएन पर 2 प्लस आयन का यौगिक सफेद होता है। जेडीएन पर 2 प्लस आयन का यौगिक सफेद होता है, जबकि Cu पर 2 प्लस आयन का यौगिक, जबकि तुम ही लेकर आई है ना, तुम्हारे बैग में तो घूम रही कब से। जबकि Cu पर 2 प्लस आयन का यौगिक नीले रंग का होता है। नीले रंग का होता है, क्यों? Cu पर 2 प्लस आयन का यौगिक नीले रंग का होता है, क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का यह पेपर में आया हुआ सवाल है 2025 का, नहीं 24 में आया था ये, ठीक है ना। चलो देखते हैं। पहले तो जेडीएन का समझते हैं। जेडीएन का बताएंगे अपने आप, तुम्हें समझ में आ जाएगा बाकी का। देखो भैया, एक ही काम, रंग का एक ही काम, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ नहीं हो पाएगा। डी पर कितना होगा? 10। ये भैया 2 होता तो 2 घट जाता, डी पर 10। डी पर 10 का मतलब जरा बताओ भैया, इसका कक्षक अगर हम बनाएं क्या बनेगा? बताना भैया। डी के कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सुनो जी, ऊपर देखो इधर, अगर डी के कक्षक पूरा भरे हुए पहले से हैं, पूरा भरे हुए पहले से है, तो जो पहले से जिस लड़के के पास पैसा था, अब उसको मासी या मामी ने पैसा दिया, तो क्या उनमें ज्यादा की नाराजगी होगी? नाराजगी क्या होगी? चलो ज्यादा पहले हमें इतना कम रहने को दिक्कत ना रहा लो, विपाटन क्या होगा? दोनों के बीच कम होगा। यानी यह जो डिस्टेंस है डेल्टा नॉट का जो मान है विपाटित जो हो रहा है, इसके बीच का विपाटन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और जब कम होगा तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से इन 6 को भरने के बाद जब ऊपर जाएगा, ऊपर वाले ईजी में प्रवेश करेगा। यहां पर बना दें समझने के लिए ना, नजदीक बनाते हैं। इतना विपाटन केवल हुआ, बीच में दूरी, इतने का गैप हुआ डेल्टा नॉट का मान। तो अब क्या होगा? निम्न ऊर्जा 1 2 3 4 5 6 से ऊपर जाने के लिए अब ये ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहां से यहां तक जाने के लिए ज्यादा का एनर्जी गैप नहीं है, लगभग सिमिलर, थोड़ा सा का केवल चेंजमेंट है। तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जंप कर जाता है 7 8 9 और 10। एक बात बताना भैया, गौर करो, जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी मतलब फोटान नहीं लिया, और जब फोटान नहीं लिया तो श्वेत प्रकाश से किसी रंग को भी अवशोषित नहीं किया। जब किसी रंग को अवशोषित नहीं किया तो फिर कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा ना यार, रंगहीन। कारण समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद कारण समझाएंगे, इतना पूरा विस्तार से नहीं समझाना है 2 नंबर के लिए, जानना पूरा विस्तार से। लिखेंगे क्या कि जेडीएन पर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसलिए इनका विपाटन बहुत ही कम होता है। इसलिए इसका विपाटन बहुत कम होता है। और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए श्वेत प्रकाश से फोटान और किसी रंग की तरंग को अवशोषित नहीं करता,
इसलिए कैसा रंग का दिखाई देता है? सफेद रंग का दिखाई देता है, या रंगहीन होता है। यह कारण सभी डी में काम करेगा। सुनो, किसमें किसमें? Cn, Cd, Hg, Zn, Cn। 2+ आयन हो चाहे बिना आयन का हो, 2+ आयन या फिर बिना आयन का हो, सभी के सभी क्या होंगे? रंगहीन होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उनका डी कैसा है? भरा हुआ। क्लियर बात समझ आएगी? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऊपर से कारण लिखा जा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हटना पड़ेगा हमें भैया, जुन्नू। अच्छा, देख रहे हो बुलवा रहा है कैसे हमको? अरे जेडियन, हम उसको देख रहे हैं जेडियन बताओ बुला, क्योंकि क्वेश्चन में रहा लिखा हुआ है। तुम लोग वो जैसे घर वालों को भुलवा देता, वही सोच रहा है कि यहाँ पर भुलवा दे। साइकिल का टायर एक दिन चेंज करा, फिर पापा बता रहे थे टायर चेंज करा। टायर चेंज कराने का पैसा 100 रुपया मांगा, बताओ तो सो कितना मांगा होगा? ये 750 की 800 रुपया मांग कर लेके गया था टायर चेंज कराने का साइकिल का। पता ना रहता भैया पैसा लूटी ले लेगा हम। तुम्हारे पापा कह रहे थे, हम थोड़े ना कह रहे हैं। हाँ बीता, लेकिन टोढ़ा को कोई पिलाता नहीं है भैया। चलो कारण लिखा जाए, कार्य को फटाफट। जेडीएन पर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जेडीएन पर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वायुक्त कोष डी पर 10 आता है। वायुक्त कोष डी पर 10 आता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने के कारण, सीधा सीधा कह देता हूं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने के कारण, जिसमें डी पर 10 आता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने के कारण इनका विपाटन बहुत ही कम होता है। इनका विपाटन बहुत ही कम होता है। इनका विपाटन बहुत ही कम होता है। कम होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए फोटान और किसी रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित नहीं करता। फोटान और किसी रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित नहीं करता। फोटान और किसी रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित नहीं करता। इस कारण यह सफेद रंग, और सफेद रंग को कई बार क्या कहा जाता है? रंगहीन, कोष्टक में रंगहीन। सफेद रंग कोष्टक में रंगहीन होता है। इस कारण यह सफेद रंग कोष्टक में रंगहीन होता है। क्लियर बात समझ आ गई?
अब क्या इसका रीजन तुम लोग लिख सकते हो? जरा बताना भैया हमें। Cu पर 2+ और यहां पे 9 हमने भर दिया, 9 है यहां पर है। और कैसा रंग होता भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो स्प्लिटिंग गैप क्या होगा? ज्यादा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। तो 1 2 3 हुआ ऐसे। तो क्या कहेंगे भैया कि Cu पर 2+ का कारण सुनो, Cu पर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर Y कोष D पर 9 आता है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें कितने आए? 1 है। इस कारण D कक्षक का विपाटन बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए फोटान के साथ साथ, फोटान के साथ साथ क्या ग्रहण करता भैया? नारंगी रंग के तरंगदैर्घ्य को, नारंगी रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, जिसके कारण यह हमें नीला रंग प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता। क्लियर बात समझ आ गई? बस ये तो रीजन लिखना है। जो लास्टवा में बोले हैं कि पाटन कम होता है तो निम्न से उच्च में जाने के लिए कुछ ग्रहण नहीं करता, न तो फोटान न तो किसी रंग की तरंगदैर्घ्य को। वहीं पर बोलेंगे विपाटन ज्यादा होता है तो निम्न से उच्च में जाने के लिए फोटान के साथ साथ क्या ग्रहण करेगा? नीला बोला गया तो नीला के अनुरूप हम देखेंगे ना कौन सा है। तो नीला के अनुरूप कौन है? नारंगी। तो कहेंगे कि श्वेत प्रकाश से नारंगी रंग को क्या करता है? अवशोषित करता है। और कौन सा रंग दिखाई देता है? प्रदर्शित करता है, नीला रंग प्रदर्शित करता है। क्या रीजन हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखवा दें, लिख लोगे इसका आंसर? एक क्वेश्चन लिख लो, रीजन लिख लोगे ना सभी? लिख जरूर लेना लल्ला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख लो खुद से करने के लिए, तो जगह छोड़ो उनकी, तब ना लिखोगे कदा। अगला क्वेश्चन लिखो। Fe पर 2+, Fe पर 2+ हरे रंग का होता है। Fe पर 2+ हरे रंग का होता है। Fe पर 2+ हरे रंग का होता है, जबकि Fe पर 3+ पीले रंग का होता है। जबकि Fe पर 3+ पीले रंग का होता है। जबकि Fe पर 3+ पीले रंग का होता है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। हो गया? जब क्यों रंग दे दे, सुनो भैया, जब रंग दे दे तो सीधे अनुरूप वाला काम करेंगे। और जब रंग नहीं देगा कि कौन सा रंग है तो हमें रंग पता थोड़ी ना, लेकिन तुम्हें 3-4 रंग याद रखने होंगे। कौन कौन से बोलो? कि कॉपर का नीला, Fe पर 2+ हरा, Fe पर 3+ पीला या भूरा। ठीक है, और बात कर लेते हैं भैया, बाकी तो जिंक वाला कैडमियम वाला सब पता ही है, पांचों पांडु पता है ना। कॉपर, कॉपर पर प्लस, ठीक है, जिंक, जिंक पर 2+, Hg, Hg पर 2+, Cn, Cn पर 2+, और कौन बचा? Cd, Cd पर 2+। ये सभी के सभी रंगहीन होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन। रीजन डी क्या होगा? भरा हुआ। और बाकी अगर हम यहाँ पे Fe पर 2+ का करें और रीजन सुनाएं, लिख लेना भैया, यहां पर 6 और यहां पर कितना होता? 2, तो 2 घट जाएगा, यहां पे 0, तो 6 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने इसमें मिलेंगे? 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। कहेंगे Fe पर 2+ के वायु कोष डी में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने भैया? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए डी कक्षक का जो भी पाटन बहुत ही ज्यादा होता है। तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए यह श्वेत प्रकाश से फोटान के साथ साथ किस रंग को? फोटान के साथ साथ यह श्वेत प्रकाश से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके हरा रंग क्या करता है? प्रदर्शित करता है। हो जाएगा। और यही अगर Fe पर 3+ हुआ तो लल्ला यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, एक यहां से तो घट चुका है, यहां से घटकर कितना होगा? 5। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5। तो जितना अयुग्मित उतना विपाटन ज्यादा, तो विपाटन और भी ज्यादा हुआ। तो क्या कहेंगे भैया? तो और भी ज्यादा नहीं कहेंगे, अधिक ही होता कहेंगे। Fe पर 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर
Y उपकोष D पर 5 आता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। इसलिए D कक्षा का विपाटन बहुत ही ज्यादा होता है। तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए श्वेत प्रकाश से फोटॉन के साथ साथ कौन सा रंग ग्रहण करता भैया? बैगनी, नारंग, सॉरी बैगनी रंग, बैगनी रंग को अवशोषित करता है। श्वेत प्रकाश से फोटॉन के साथ साथ बैगनी रंग के रंग को अवशोषित करके कौन सा रंग भैया? पीला या भूरा रंग प्रदर्शित करता है। हो गया। यही रीजन किसी भी रंग के लिए लिखना होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास कर करके। हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे नीचे कारण, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे नीचे कारण। मामला समझ में आया? चलो खत्म करते हैं लास्ट हेडिंग लिखकर हम लोग। या जो लेसन था हम लोगों का THE द END समाप्त होता है। हम लोग का डी और एफ ब्लॉक जो 6 नंबर का था वह क्या हुआ? मुस्कुराते हंसते हुए समाप्त। हमने 6 नंबर बताया भैया, 6 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाता है डी और एफ ब्लॉक से, तो 3-3 नंबर यहीं से आ जाता है। पिछली साल का पेपर देखना जो गाजीपुर में आया था, उसमें 3 नंबर दोनों से मिलाकर पूछा था, संक्रमण और अंतः संक्रमण से, और 3 नंबर का पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए दे दिया था। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो K2CR2 वो समझ हम लोगों ने खत्म किया, उसको बनाने के लिए दिया था। तो 3-3 कितना हुआ? 6 नंबर ऐसे। तो हर बार ही ऐसा होता है कि 3-3 करके संक्रमण और अंतः संक्रमण आता है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि संक्रमण और अंतः संक्रमण से मिलाकर 3 नंबर बनता है, और 3 नंबर बन जाता है किससे? अभिक्रिया से। चाहे वो KMnO4 से बन जाए, चाहे वो K2CR2O7 से बन जाए। मामला समझ में आया? तो फाइनली कल हम लोग सोमवार से एक नया लेसन की शुरुआत करेंगे, जो 7 नंबर का पेपर में, वो भी कंफर्म में कौन कौन सा आता है। हेडिंग रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना? धन्यवाद।